प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, हम लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे और इसके अंतर्गत हमने स्वरों के विभाजन के बारे में हमने पढ़ लिया था कि स्वर जो है 3 प्रकार के बताए गए थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसके बाद हमने फिर इन 3 प्रकार के स्वरों को 3 प्रकार के भेदों में बांटा था, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंच गए थे कि स्वर 9 प्रकार के होते हैं। जो स्वर दीर्घ होगा, वो जो स्वर ह्रस्व होगा वो उदात्त भी होगा, अनुदात्त भी और स्वरित भी। जो दीर्घ होगा वो भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और जो प्लुत होगा वो भी प्लुत होगा वो भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब ये 9 प्रकार के जो स्वर हैं, इनको पुनः दो इनके भेद किए गए थे, अनुदात्त और अनुनासिक और अननुनासिक। तो इस प्रकार इन स्वरों के 18 भेद हुए। अब अगला सूत्र जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें ये बताया जा रहा है कि अनुनासिक किसे कहते हैं। मुख नासिका वचनो अनुनासिक है। मुख सहित नासिकयोः उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा से आता है कि मुख सहित नासिका से उच्चारित होने वाला वर्ण अनुनासिक संज्ञक होता है। कहने का मतलब यह है कि जिस स्वर का या जिस वर्ण का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाए उसे अनुनासिक संज्ञक वर्ण कहते हैं। इत्थम तदित्थम, तो इस प्रकार अ, ई, उ, ऋ एषां वर्णानां प्रत्येकम् 18 भेदः, कि इस प्रकार अ, ई, उ और ऋ इन वर्णों के 18 भेद हुए। 18 भेद, इन वर्णों के जो है 18 भेद होते हैं। अब लृ वर्णस्य 12 तस्य दीर्घाभावात्, जो लृ है उसके 12 भेद होते हैं। 12 भेद होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसका दीर्घ नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि लृ जो वर्ण है उसके ह्रस्व और प्लुत ये 2 होते हैं। 2 के फिर 3 हुए तो 6 हो गए, फिर 6 के अनुनासिक और अननुनासिक हुए। तो इस प्रकार उसके 12 भेद होते हैं। एक चाम अपि 12 तेषां ह्रस्वाभावात्, जो एच प्रत्याहार के वर्ण है, एच प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? एच में आते हैं ए, ओ, ऐ, अव। तो एच प्रत्याहार में जो 4 स्वर है, ए, ऐ, ओ और औ, तो इनके भी 12 भेद होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका ह्रस्व अभावात्, क्योंकि इनका ह्रस्व नहीं होता। ये दीर्घ स्वर होते हैं और दीर्घ और प्लुत होने के कारण फिर इनके 3 भेद होंगे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो 6 हो गए, फिर उन 6 के 2 भेद होंगे, अनुनासिक और अननुनासिक। तो इस प्रकार इनके 12 भेद हुए। अब एक बार मैं पुनः आपको इन स्वरों के विभाजन के बारे में बताना चाहूँगा कि अ, ई, उ और ऋ, ये जो 4 स्वर हैं, इन स्वरों के तो 18 भेद होते हैं। 3 होंगे ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, फिर इन तीनों के 3 होंगे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो 9 हो गए, फिर इन 9 के 2 भेद होंगे। कौन कौन से? अनुनासिक और
अननुनासिक। तो 18 भेद हो गए। अब इसके बाद आता है री, लृ। लृ जो वर्ण है इसके 12 भेद होंगे। 12 क्यों होंगे? क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता। तो ह्रस्व होगा और प्लुत होगा। फिर इनके 3 भेद होंगे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। फिर 6 हो गए। फिर 6 के 2 भेद, अनुनासिक और अननुनासिक। तो 12 भेद हो गए। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। एच प्रत्याहार आता है। एच में जो स्वर आते हैं वो आते हैं ए, ऐ, औ और ओ और औ। तो इन चारों स्वरों के भी 12 भेद होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये स्वर जो है दीर्घ होते हैं, इनका ह्रस्व रूप नहीं होता। ऐसी स्थिति में दीर्घ और प्लुत 2 हुए, 2 के फिर 3 हुए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित तो 6 हो गए। 6 के फिर अनुनासिक और अनुनासिक भेद हुए। तो इस तरह 12 भेद होंगे। अब आगे देखिए। अब अगला जो सूत्र है वो इनके उच्चारण स्थान के बारे में बताया जा रहा है कि तुल्यस्य प्रयत्नम सर्वनाम। ये पहले अध्याय के पहले पाठ का 6ठा सूत्र है। इसमें बताया जा रहा है कि जिन वर्णों का तालु आदि स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न समान होते हैं उन्हें सवर्ण कहा जाता है। देखिए कि ताल्वादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्चैते तत् द्वयम येन तुल्यम तानि तत् सवर्ण संज्ञा स्यातः। ऐसे जो वर्ण होंगे जिनका तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों समान हो, तुल्य हो, उन्हें जो है सवर्ण संज्ञक कहते हैं। देखिए अब आगे विस्तार से जो है वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बताया जा रहा है कि री लृ वर्णयो मितः सावर्ण्यम वाच्यम। री और लृ इन दोनों का उच्चारण स्थान भिन्न होते हुए भी इनको परस्पर सवर्ण संज्ञक कहा गया है। वैयाकरणों ने री और लृ इन दोनों स्वरों को उच्चारण स्थान की भिन्नता होते हुए भी इन्हें जो है सवर्ण संज्ञक माना है। ये वार्तिक के माध्यम से हमें यहाँ बताया जा रहा है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अकूह विसर्जनीय नाम कंठ है। यहाँ अब जो हमारे मतलब जो वर्ण है, माहेश्वरी सूत्र में हमने जिन वर्णों का अध्ययन किया है, यानी जो अच है, जो हल है, उन सबके उच्चारण स्थान के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। अकूह विसर्जनीय नाम कंठ है। कूह, कू का मतलब है क वर्ग और है, और विसर्जनीय नाम और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। कू, कू का मतलब क ख ग घ ङ, क वर्ग पूरा, और है और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इचु यशानाम तालु। ई चू, चू का मतलब च वर्ग, च छ ज झ ञ। तो इन पांचों वर्णों का, य यकार का और श शकार का, इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। ऋटुर्षाणाम मूर्धा। रि टू, टू का मतलब ट वर्ग, ट ठ ड ढ न, और र और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा
होता है। लृतुल शानाम दंता, लृ तु, तु का मतलब तवर्ग, त थ द ध न, ल और स, इन सब का उच्चारण स्थान दंत होता है। उपपद्य मानिया नाम ओष्टौ, उ पू, पू का मतलब है पवर्ग, प फ ब भ म। उपपद्य मानिया नाम और उपपद्य मानीय, इनका उच्चारण स्थान होष्ट होता है। न म ङ न ना नाम नासिका च। और जो पंचम अक्षर होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर, उनका उच्चारण स्थान नासिका च, नासिका भी होता है और नासिका भी होता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे क वर्ग का ङ है तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, तो क वर्ग के ङकार का जो उच्चारण स्थान होगा वो कंठ और नासिका होगा। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, तो च वर्ग के ङकार का पंचम अक्षर का जो उच्चारण स्थान होगा वो तालु और नासिका होगा। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो ट वर्ग के ङकार का उच्चारण स्थान ट वर्ग के पंचम वर्ण के उसका उच्चारण स्थान जो है मूर्धा और नासिका होगा। इसी तरह त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, तो न का उच्चारण स्थान यानी त वर्ग के पंचम अक्षर का पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान दंत और नासिका होगा। इसी तरह प वर्ग का उच्चारण स्थान होष्ट है, तो प वर्ग के पंचम अक्षर पंचम वर्ण म का उच्चारण स्थान होष्ट और नासिका होगा। धन्यवाद। इसके बारे में हम और विस्तार से अध्ययन अगले सूत्र में अगली क्लास में करेंगे।